स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इससे मेरे चैनल को सपोर्ट और आपका प्यार मिलेगा, सो प्लीज कंसिडर इट। हेलो एवरीवन, खमागणियन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सोरागम। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस लेकर हमारी आज का जो इंसिडेंट है हमारे साथ शेयर किया है राधिका ने। और यहाँ जो भी कुछ हुआ है वो उनकी फ्रेंड के साथ हुआ है और ये सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, सब कुछ अभी भी चल रहा है। ये इंसिडेंट है पागलपन का, ऑब्सेशन का। इस इंसिडेंट में आपको ये जानने को मिलेगा कि कोई इंसान जब किसी से प्यार कर बैठता है तो पागलपन की भी हदें पार कर देता है। उसको पाने के लिए वो इतना पागल हो जाता है कि साम दाम दंड भेद चाहे कुछ भी लगाना पड़े, लेकिन उस इंसान को वो पाकर रहता है। लेकिन इसी सारी प्रोसेस के अंदर वो कुछ ऐसे स्टेप्स ले बैठते हैं जिसका परिणाम क्या हो सकता है उन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। और ऐसा ही हुआ हमारी आज के इस इंसिडेंट में। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 2023 अगस्त से। अगस्त नहीं बोलेंगे, अगस्त में रिया का ब्रेकअप हुआ था अपने पुराने बॉयफ्रेंड के साथ ऑब्वियसली। तो 2023 अगस्त में उसका ब्रेकअप हुआ था और अगस्त से लेकर नवंबर तक वो अपने इस ब्रेकअप फेज से बाहर आ रही थी। और इसी के चलते उसने डिसाइड किया कि वो 4-5 दिनों के लिए या कुछ टाइम के लिए अपने घर जाएगी कोलकाता। तो इंदौर में वो ट्रेन को बोर्ड करती है, ट्रेन पे चढ़ती है। उसकी सीट जो थी वो साइड अपर थी, तो वो नीचे वाली सीट पर बैठी हुई थी। उसके बगल में एक बूढ़ी सी दादी बैठी हुई थी। ट्रेन वहाँ से चलती है और वो होता है ना, एक शहर के एक बड़े स्टेशन से ट्रेन चली और छोटा स्टेशन जो आता है, जो उसी शहर का एक और स्टेशन होता है, वहां से उसकी बोगी के अंदर, उसके कोच के अंदर एक लड़का चढ़ता है। उस लड़के की सीट इसकी सीट से करीबन होता ना, एक सेक्शन, दूसरा सेक्शन, तीसरे सेक्शन में थी। और वो लड़का बिल्कुल जहां बैठा था वो बिल्कुल डायगनली रिया को दिख रहा था। दिखने में वो लड़का बहुत स्मार्ट था, शार्प सी जॉ लाइन, मेसी हेयर और उसकी आंखों में एक अलग सा ठहराव था। उसको देखते ही आप ये बोल सकते हो कि रिया मतलब भाई बहुत ज़्यादा उसकी तरफ आकर्षित हो गई, अट्रैक्ट हो गई। वो बोलते ना, देखते ही किसी से अगर बात करने की इच्छा हो जाए, ऐसा चार्म था उसके अंदर कि उसने रिया को और रिया के ध्यान को अपनी तरफ खींच लिया था। ट्रेन चली लेकिन रिया की नज़रें अभी भी उसी लड़के के ऊपर टिकी हुई थी। अब रिया ने कोशिश की कि वो उस पर ध्यान ना दे, इधर उधर कहीं देखे, लेकिन बार बार घूम घूम कर उसकी नज़रें उसी लड़के के ऊपर आकर टिक रही थी। अब रिया समझ चुकी थी कि उसको ये समझ में आया था कि वो इस लड़के से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। और अब उसने सोचा कि चलो इससे बात करते हैं। वो उठ के उसके सामने वाली सीट पर बैठ जाती है जाकर। रिया भी दिखने में अच्छी खासी सुंदर थी और पहली बार ऐसा था कि वो किसी लड़के की तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हुई थी। कभी कभी होता है जिसको आप क्रश बोलते हो। तो वो बैठ गई और बैठकर उस लड़के को देखने लगी। वो लड़का अपने फ़ोन में लगा हुआ था, कुछ काम कर रहा था, पता नहीं क्या था। और रिया की नज़रें बस उसी के ऊपर टिकी हुई थी। उस वाले सेक्शन में सिर्फ ये दोनों ही बैठे हुए थे, आसपास कोई था भी नहीं। अब देखो, ट्रेन में तो अजनबी भी बात कर ही लेते हैं। तो उसने उस लड़के से बोला कि तुम कहाँ जा रहे हो। उसकी बात सुनकर उस लड़के ने काम करते हुए अपने नज़र उठाई और बोला कि अनजान आदमी को तुम नहीं आप बोलते हैं, और वैसे मैं कोलकाता जा रहा हूँ। इतना बोलकर वो वापस से अपने फ़ोन में लग गया। रिया को उसका लहजा पसंद नहीं आया, लेकिन उसने भी अपनी गलती मानी। उसे बोला सॉरी और उसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। तो उसने नाम बताया कि मेरा नाम रवि है। तो रिया ने बोला तो लो, हो गई मुलाकात, अब हम लोग अजनबी नहीं है। मेरा नाम रिया है और तुम्हारा नाम रवि है। हमारे तो नाम के इनिशियल लेटर्स भी सेम है। उस लड़के ने एक बार उसकी तरफ देखा और फिर वापस से इग्नोर करके अपने फ़ोन में लग गया। अब रिया ने जब ये देखा तो उसने अपने मन ही मन बोला, अच्छा इतना रूड, बात नहीं करेगा। कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? ठीक है, चैलेंज तो बनता है। अब इससे तो बात मैं करवा के ही मानूंगी। अब रिया एक अलग जोन में आ चुकी थी। उसका जो ब्रेकअप वाला वो था, दर्द वो सब गायब हो चुका था और उसकी आंखें टिक चुकी थी रवि पर। उस लड़के की रूडनेस में, उसके इस एटीट्यूड में भी कुछ था जो रिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। रिया मन ही मन सोचने लगी कि मैं यहाँ से आगे तो बढ़ रही हूँ, लेकिन कहीं
वैसा ही तो नहीं होगा जो मेरे साथ पास्ट में हुआ? क्या ये भी उन्हीं लड़कों की तरह निकलेगा जो मेरे पास्ट में रहे हैं? क्योंकि रिया अब एक जीवन साथी ढूंढ रही थी जो जिसके साथ वो हमेशा के लिए सेटल हो सके, क्योंकि जो उसके ब्रेकअप हुए उससे वो बहुत ज़्यादा परेशान और मेंटली उसका ट्रॉमा था जिससे वो बहुत मुश्किल से बाहर निकली थी। और अब दोबारा वो घबरा रही थी आगे स्टेप लेने से, लेकिन पता नहीं ऐसा कौन सा आकर्षण था उस लड़के के अंदर कि रिया अब आगे बढ़ने को तैयार थी। वो सोचे जा रही थी कि इस ट्रेन में हमारी कहानी शुरू होगी। उसकी जो पिक्चर थी परफेक्ट लव स्टोरी वाली, उसके बारे में वो सोच रही थी और मन ही मन हाथ जोड़ के वो कह रही थी, हे शिव जी, ये लड़का मुझे पसंद कर ले और हमारी शादी हो जाए। पहली मुलाकात में इतना कुछ सोच लेना, वो भी वन साइडेड। अभी तक ना तो उस लड़के को जानती थी ना उसके बारे में कुछ जानती थी, और उसने भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर दिया था कि इस लड़के के साथ मेरी शादी हो जाए। खैर, उसने अपने स्टेप्स आगे बढ़ाए और वो रवि से लगातार बात करने लगी। वो बात करे जा रही थी लेकिन रवि उसकी किसी बात का जवाब नहीं दे रहा था। वो अपने फोन में लगा हुआ था और करीबन आधे घंटे तक जब वो बोलती रही, उसके बाद उसने अपना सिर ऊपर कर बोला, लिसन, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, फिर भी आप बोले जा रही हो। उसकी ये बात सुनकर रिया का मुंह बंद हो गया। तो गुस्सा भी आया, उसका मूड खराब होकर बोलती, इतनी रूडनेस, और उठकर वो जाकर वापस से अपनी सीट पर बैठ गई। चाहे वो गुस्सा था लेकिन अपनी सीट पर बैठे बैठे भी उसकी नज़र वापस से वहीं पर जा रही थी। उसका ट्रेन का सफ़र बहुत ख़राब गया। खैर, अपने अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचे। वो ट्रेन से उतरी, अपने घर पहुँची, और उसने जब वो उतरे, दोनों एक ही स्टेशन पे उतरे थे, कोलकाता पे ही। आई थिंक वो लड़का भी कोलकाता ही से ही था, या आई डोंट नो, बट वो दोनों एक स्टेशन पे उतरे। उसने स्टेशन में उतर के भी एक झलक उसको देखा और उसके बाद वो अपने रास्ते निकल गए। उसे लगा कि शायद उसकी बात नहीं बनने वाली है, लेकिन वो होता है ना मैनिफेस्टेशन। जिस चीज़ को आप सच्चे दिल से मांग लो वो घूम फिर कर आपके पास आ ही जाती है। और रिया की इस थॉट का मैनिफेस्टेशन हुआ 2 महीने के बाद, 2024 में, जब उसके ऑफिस पिरामल में डालमिया के साथ एक प्रोजेक्ट में कोलैबोरेशन की डील हुई। रिया अपनी कंपनी के अंदर मार्केटिंग मैनेजर थी और उसको अपनी टीम को लीड करना था। अब यहाँ आपको थोड़ा ड्रामेटिक लगेगा लेकिन ये सब एक्चुअल में हुआ। रिया जो है अपनी टीम के साथ उनके ऑफिस पहुंचती है और वहां पहुंचकर उनको वहां के लीड मैनेजर से मिलना था। और जब वो वहां पहुंची और उस लीड मैनेजर से उसकी मुलाकात हुई तो रिया बस सब कुछ देखती रह गई। ये वही ट्रेन वाला रवि था जो उधर से उस कंपनी की तरफ से टीम को लीड कर रहा था। वो उस कंपनी का प्रोग्राम मैनेजर था। और जैसे ही रवि ने रिया को देखा, उसके मन में से भी आवाज़ आई, ये तो वही लड़की है, इसको मैं आधा घंटा तो झेल नहीं पाया, ये 3 महीने के प्रोजेक्ट पे कैसे झेलूंगा। लेकिन जो भी है, कंपनी का काम है, करना तो पड़ेगा ही। और इधर रिया सोच रही थी कि इतने बड़े शहर में यही आके वापस मुझे मिला। तो उसने अपनी फ्रेंड राधिका को मैसेज किया कि मुझे वही ट्रेन वाला लड़का यहाँ पर मिला और ये मेरा प्रोजेक्ट मैनेजर है। उधर से उसकी फ्रेंड का रिप्लाई, क्या बात कर रही है, सही है तो तुझसे बात कर। तो वापस मैसेज करती है, बात तो करूंगी, हम दोनों ही अपनी अपनी टीम को लीड कर रहे हैं, बट यार तू सोच, कहाँ वो मुझे ट्रेन में मिला था, कहाँ मेरा उसके ऊपर क्रश जागा था, और इतने बड़े शहर में घूम फिर कर वापस मुझे मिल गया है। ये ज़रूर किसी न किसी बात का इंडिकेशन है। उधर से उसके फ्रेंड ने कहा, अच्छी बात है यार, जो तू चाहती थी तुझे मिल गया, अब तू आगे बढ़। इधर रवि भी बहुत सारी बातें सोच रहा था, लेकिन सरप्राइजिंगली रिया बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल निकली। वो अपने प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से हैंडल कर रही थी, अपनी टीम को बहुत अच्छे से वो हैंडल करती थी, मैनेजमेंट उसका बहुत अच्छा था। और यही सारी बातें देखकर रवि को लगा कि ठीक है, पर्सनल लेवल पर कुछ भी हो लेकिन प्रोफेशनली तो ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा काम करेगा। और इस तरह से धीरे धीरे वो रिया के साथ ओपन अप होने लगा। अब रिया के मन में तो पहले दिन से ही रवि के लिए फीलिंग्स जाग गई थी, बट रवि के मन में ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं थी। लेकिन वो होता ना कि जब 2 लोग साथ में काम करते हैं, इंटरेक्शन होता है, दोनों दिखने में ठीक है, और एक आदमी के मन में एक फीलिंग जागी हुई है, तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ। धीरे धीरे प्रोजेक्ट के सिलसिले में बैठते, बात करते, डिस्कशन करते, जब वर्क में बात होती है तो इधर उधर की बातें भी होना शुरू होती है, और धीरे धीरे इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप डेवलप होना शुरू हुआ। और इस तरह से इन दोनों के बीच में एक सिचुएशनशिप शुरू हो गई। रिया की तरफ से तो रिलेशनशिप था, लेकिन रवि की तरफ से सिर्फ और सिर्फ एक सिचुएशनशिप थी। वो किसी भी तरह के कमिटमेंट से डरता था। इस पूरे प्रोजेक्ट के दौरान इनके बीच में प्यार हुआ, इनके बीच में फिजिकल रिलेशंस भी बने, और
3 बार फिजिकल रिलेशंस बनने के बाद चीजें बदल गई। अब रवि ने रिया के अंदर इंटरेस्ट दिखाना बंद कर दिया था और जैसे इनका प्रोजेक्ट एंड हुआ उसके बाद से रवि ने रिया से मिलना ही बंद कर दिया। रिया बहुत बार उसे बोलती, कोशिश करती उससे मिलने की, लेकिन रवि उसको इग्नोर कर देता था। रिया ने जैसा सोचा था रवि वैसा लड़का नहीं निकला। वो शायद एक दिल फेंक लड़का था और जो सिचुएशनशिप बनी उसने उसका पूरा फायदा उठाया। और यहाँ रिया जो थी वो, उसका जो ऑब्सेशन था उसका बहुत खतरनाक था। वो उसे बार बार कॉल करती, वो बोलता कि आज नहीं मिलूंगा, कल मिलूंगा, बार बार वो उसको टाल रहा था। लेकिन रिया को रवि से इस बार बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन और प्यार हो गया था। वो इस बार उसे जाने देना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे सिर्फ रवि से प्यार नहीं था, उसे पता था कि उस कंपनी में रवि की क्या पोजीशन है। जब वो प्रोजेक्ट के दौरान मिले उसे पता लगा कि उसकी उस कंपनी के अंदर कितनी वैल्यू है। और उसे एक और बात पता चली, उसे पता चला कि रवि जो है वो एक अच्छी खासी रिच फैमिली से बिलोंग करता है, इन्फ्लुएंशियल फैमिली है और उसका फ्यूचर रवि के साथ सिक्योर है। वो उसे अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी, वो उसे खोने देना नहीं चाहती थी। उसे पता लगा कि रवि के मदर फादर नहीं है, वो अपने दादा दादी के साथ रहता था और रवि के खुद के नाम पर करीबन 5.5 से 7.5 करोड़ के आसपास की संपत्ति थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इम्पैक्ट रिया के ऊपर पड़ा होगा। जब उसने पहली बार ट्रेन में देखा था तो उसे अट्रैक्ट हुई थी, उसके बाद उसके साथ रही, उसकी पोजीशन देखी और लास्ट में उसे पता लगा कि सब कुछ सेट हो सकता है इसके साथ, सब कुछ सही है। तो वो अब अपने हथकंडे अपनाने लग गई। लेकिन रवि जो था वो उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था और वो उसकी बातों का ना जवाब देता था ना उससे मिलने आता था। उसने अपनी फ्रेंड राधिका से बात की और राधिका से बात करके जब उसने ये सब कुछ बताया तो उसने बोला कि यार तेरी सारी बात सही है, तू अपना फ्यूचर देख रही है, लेकिन वो तुझमें इंटरेस्टेड नहीं, तो साफ साफ दिख रहा है। तू वहाँ काम की करने गई, वहाँ तुम्हारे बीच में जो भी कुछ हुआ इट वॉज, मुझे लगता है कि एक पार्ट सिर्फ, लेकिन वो तुझमें इंटरेस्टेड नहीं है। अगर कोई इंसान तुम में इंटरेस्टेड नहीं है तो तुम उससे ज़बरदस्ती प्यार नहीं करवा सकते हो। तो उसे पा भी लेगी तो भी वो कभी तेरे साथ उसकी वो फीलिंग्स रहेगी नहीं, तो उस बात को समझने की कोशिश कर। तो राधिका ने उसे बहुत समझाया, लेकिन रिया मानने को तैयार नहीं थी। यह मैं आपको बता दूं एक और चीज़ की, जो रवि था वो, उसकी जो कंपनी थी वो इंदौर में उसके एक ऑफिस था, उसके मल्टीपल ऑफिस थे और वो किसी दूसरे शहर में रहता था। उस टाइम के लिए वो उस प्रोजेक्ट के हिसाब से ही वहाँ पर आया था और जब पहली बार वो ट्रेन में चढ़ा तब भी वो किसी काम से आया था। तो इधर शहर दोनों के अलग अलग थे और रिया के पास सिर्फ एक ही जरिया था, फ़ोन। एक दिन उसने रवि को फ़ोन किया, बहुत बार फ़ोन करने के बाद रवि ने थकार के फ़ोन उठाया। उसने कहा कि अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आ सकते तो मैं तुमसे मिलने आती हूँ। वो सीधा उसके ऑफिस पहुँचती है, वहाँ उससे मिलती है और उससे बोलती है कि आखिर तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते। तो बोलता है कि देखो जो था वो हो गया, मुझे अब इसमें तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो बोलते अच्छा ठीक है, मैं अब दोबारा कभी नहीं आऊँगी, लास्ट बार आई हूँ, एक बार तो शहर घुमा दो। तो रवि बोला अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। तो बोलती हाँ। अब वो इधर से क्या प्लानिंग करके गई थी रवि को भी नहीं पता था। तो ये लोग घूमने के बाद ये शंकर भगवान के एक मंदिर में गए, शिव पार्वती का मंदिर था। वहाँ पर रिया बोलती है कि देखो मैंने तो दिल से तुम्हें अपना पति मान लिया है, मैं तो तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन तुम मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो और तुम ये कह रहे हो कि आज के बाद हम नहीं मिलेंगे। तो रवि ने उसकी बात सुनी, उसने बोला कि मेरी एक लास्ट इच्छा है वो पूरी कर दो। तो बोलता बताओ क्या। तुम मेरी मांग में सिंदूर भर दो, तुम चाहे मानो ना मानो, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा अपना पति मान के चलूँगी। और रवि थोड़ा अजीब लगा, पर उसे लगा ठीक है यार, ये आफत से तो छूटेंगे। तो उसने उसके मांग में सिंदूर भरा। उसके बाद उनकी एक तरीके से ये मान लो आप शादी हो गई, ये वाली पता जो मूवीज़ के अंदर होती है, बिल्कुल वैसे ही कुछ इस तरह का उसने सीन क्रिएट किया। फिर इसके बाद इनकी आफ्टर मैरिज सुहागरात भी हो गई। अब अगले दिन रवि निकला अपने रास्ते, लेकिन रिया मन ही मन रवि को अपना पति मान चुकी थी। रिया के लिए सब कुछ जितना सीरियस हो रहा था, रवि के लिए सब कुछ उतना ही मजाक था। उसे लगा था कि मजाक में ही उसने सब की है, शादी वगैरह, मतलब जो उसकी मांग में सिंदूर भरा है। वैसे भी इन दोनों की एज में बहुत डिफरेंस था, जहाँ पर रिया करीबन 28 साल की थी, रवि की उम्र करीबन 36 साल थी। अब इसके बाद रिया वापस अपने शहर आ गई और अपने शहर आते ही
जब उसने रवि को फ़ोन किया तो रवि ने उसका फ़ोन ब्लॉक कर दिया। उसे व्हाट्सएप से, उसने अपने बाकी सारे सोशल मीडिया से रिया को ब्लॉक कर दिया था। अब रिया की हालत ख़राब हो गई। वो वापस से उसी जगह पहुंच गई जहां पहले उसके साथ ये सब हुआ था। वो बहुत परेशान थी। पूरी रात उसने राधिका से बात की, रो रही थी, बोल रही थी कि मेरे साथ ये सब क्यों होता है, फिर से मेरे साथ ये हो रहा है। राधिका ने उसे समझाया कि देख, जो हो गया सो हो गया, तू भी तो समझने की कोशिश कर। वो लड़का टॉक्सिक है, उसे तुझमें कोई इंटरेस्ट नहीं हो, सिर्फ तुझे यूज़ कर रहा है। जब तू उसके पास जाती है वो तुझे यूज़ करता है और उसके बाद फिर से तुझसे बात करना बंद कर देता है। ये बहुत क्लियर साइंस हैं कि उसे तुझसे कोई लेना देना नहीं है और तू उसके पीछे बेमतलब में पागल हो रही है। लेकिन यहाँ रिया का जो साइकोलॉजिकल लेवल था वो अलग हो चुका था। उसने अगले दिन से ही 21 दिनों का मैनिफेस्टेशन पीरियड स्टार्ट किया। अब आपको बता दूं, कहीं ना कहीं उसने वो टेक्निक देखी कि 21 दिनों तक आपको हर टाइम दिमाग में आपकी जो चीज़ चाहिए वो चाहिए होती है और उसकी बारे में आप सोचते रहते हो। लेकिन 7 दिन गुजरने के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ तो उसने वो छोड़ दिया। फिर वो अपनी कुंडली लेकर एस्ट्रोलॉजर्स के पास पहुंचने लगी। उन एस्ट्रोलॉजर्स ने उसकी कुंडली देखकर बताया कि भाई उसके भाग्य में इस लड़के के साथ रिश्ता नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वो ये सब भी मानने को तैयार नहीं थी। पता नहीं कौन सा भूत सवार हो गया था उसके ऊपर कि बस वो रवि को किसी भी कीमत पर पाना चाहती थी। उसी के ऑफिस में उसका ये कलीग था जिनको वो भैया बोला करती थी, और उन भैया ने जब उससे सारी बातचीत सुनी तो उसने कहा, एक काम करो, तुम ऊपरी ताकतों का सहारा लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। उन भैया ने ही उन्हें कोलकाता में एक बाबा का एड्रेस दिया। वो उन बाबा के पास गई और जाकर उनको सारी बात बताई। तो बाबा बोले कि तुम जो चाह रही हो वो जाएगा, लेकिन तुम उस लड़के के साथ रह नहीं पाओगी, इसलिए तुम जो भी करना चाहती हो पहले अच्छी तरह से सोच समझ लो। उनसे मिलने के बाद उसने राधिका को फ़ोन किया। राधिका को फ़ोन करके उसने बताया तो उसने बोला कि देख, ये सब ठीक नहीं है और मैं इसमें तेरा बिल्कुल भी साथ नहीं दूंगी, तू पागल हो चुकी है, ऐसे भी उस इंसान को पाकर तुझे क्या मिल जाएगा। लेकिन रिया उसकी बात सुनने समझने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो फिर अगले दिन जाके उन बाबा से मिली। उन बाबा ने उसे कुछ चीज़ें दी, कुछ तावीज़ दिया, कुछ पानी दिया। 2-3 दिन तक वो सब यूज़ करने के बाद उसने देखा कि तीसरे दिन रवि ने उसको ब्लॉक से हटा दिया। उसने उसको फ़ोन किया, रवि ने उससे बहुत अच्छे से बात की, 2-3 दिन अच्छी बात हुई और अब रिया को ये लगने लग गया था कि ये बाबा ही उसे रवि से मिलवा सकते हैं। लेकिन उसका ये वहम भी बहुत जल्दी दूर हो गया। वो वहाँ से आई और उसके 2-3 दिन बाद ही वापस रवि ने उसको ब्लॉक कर दिया। अब ऐसा होता था कि जब उसकी इच्छा होती वो उसे अनब्लॉक करता, उससे बातचीत करता, फिर जब उसकी इच्छा होती ब्लॉक करके भाग जाता। इन सबसे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। लेकिन उसे एक चीज़ समझ में आ गई थी कि अगर कुछ काम कर सकता है तो वो ये है ऊपरी ताकत। क्योंकि जिस दिन वो उन बाबा से मिली थी, उनसे मिलने के कुछ दिनों तक रवि ने उससे बात की। रिया को किसी भी कीमत पर रवि चाहिए था और ऑफिस से आने के बाद पूरी रात भर वो इंटरनेट के ऊपर वशीकरण की चीज़ों के बारे में ढूंढती रहती थी। वो उन्हें ट्राई करने का सोचती, लेकिन इंटरनेट पर प्रॉपर उसे मंत्र और विधियां लिखी हुई नहीं मिलती थी, तो इसलिए वो काम भी नहीं करते थे। 2024 के बीच में वो इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि उसने सोचा कि अगर उसे रवि नहीं मिला तो अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म कर लेगी, और इसी चक्कर में उसने नींद की गोली ले ली, पूरी की पूरी बॉटल। लेकिन उसकी दोस्त और ऑफिस वाले उसकी कंडीशन से अवेयर थे। उन्होंने उसे फटाफट से हॉस्पिटलाइज करवाया और उसकी जान जाने से बच गई। ऑफिस वालों ने पूरी बात दबा दी ताकि किसी को कुछ भी पता नहीं चले। उसकी जान तो बच गई, लेकिन रवि के लिए उसका ऑब्सेशन नहीं गया। फिर उसकी एक बचपन की दोस्त थी जो उसे घुमाने के लिए शिलोंग ले गई। वो उसके साथ घूमने गई, वो उसे इसलिए लेकर गई कि ताकि इसका थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो, लेकिन शायद उसकी वो दोस्त भी गलत थी। वहां जाकर रिया ने अपनी दोस्त से बोला कि यार मुझे ना माँ कामाख्या के मंदिर भी जाना है, मेरे को उनके दर्शन करने हैं। उसकी फ्रेंड उसे अपने साथ माँ कामाख्या के मंदिर लेकर गई। उस टाइम पर वहाँ पर अम्बाबुची का मेला चल रहा था, इस वजह से उसे माँ कामाख्या के दर्शन तो नहीं हो पाए। लेकिन रिया ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि उस मंदिर और उसके आसपास बहुत सारे तांत्रिक रहते हैं और शायद वो उसका काम कर सकते हैं। उसने वहाँ पर अलग अलग लोगों से बात की। कुछ लोगों ने कहा कि तुम मायोंग जाओ, मायोंग में जाकर तुम्हारा ये काम हो सकता है। फिर उसे एक बाबा मिले। उन बाबा ने कहा कि तुम तारापीठ जाओ, उधर शमशान है, वहाँ पर तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारा ये काम कर सकते हैं, लेकिन बेटा ये बहुत गंदे काम होते हैं। काली माँ के साधक जो माँ की साधना करते हैं वो ये काम कभी नहीं करेंगे, और जो लोग तुम्हें वहाँ पर ये काम करने वाले मिल जाएंगे तो ये ध्यान रखना, तुम्हारा पैसा पानी की तरह बहेगा, इसका प्रभाव तुम्हारे ऊपर उल्टा भी हो सकता है।
इसलिए मैं तो तुम्हें ये समझाना चाहूँगा कि ये सब मत करवाओ, इस सब के पीछे मत पड़ो, अपना जीवन जियो। लेकिन रिया के ऊपर एक अलग ही नशा चढ़ा हुआ था। उसे तो कैसे भी करके सिर्फ और सिर्फ रवि चाहिए था। वहां से लौट कर आई, उसने अपनी फ्रेंड राधिका से रिक्वेस्ट की कि यार मैं ना ऐसे ऐसे तारापीठ जाना चाहती हूँ, तू मेरे साथ चल। तो राधिका ने उसे साफ साफ मना कर दिया कि मैं तेरा इन सब कामों में साथ नहीं दूंगी, तू पागल हो चुकी है, ये सब गलत है, तू समझ। वो लड़के को अगर तू बांध के अपने पास ले भी आई तो ये प्यार थोड़े ना, ये तो गुलामी है, ये कोई शादी नहीं होती है। तूने जो किया वो कोई शादी नहीं है, तुमने 7 फेरे नहीं लिए हैं, तुम अग्नि के समक्ष मंत्रों से बंधे हुए नहीं हो, तुम खाली ऑब्सेस्ड हो। वो ब्लॉक करके निकल गया और तुम यहाँ पागल हो रखी हो। किसी पीर बाबा की वजह से वो तुमसे बात नहीं करता है, उसकी जब इच्छा होती है तुमसे बात करता है, जब इच्छा होती है तुमको ब्लॉक कर देता है। वो तुझे नचा रहा है और तू नाच रही है, और जो तू ये करने जा रही है बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसकी बात सुनकर रिया भड़क जाती है और बोलती है कोई तुझसे, तू किसी से अगर प्यार करती और वो तेरे साथ ऐसा करता ना, तो तुझे समझ में आता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो राधिका बोलते ऐसा नहीं होने वाला है, और अगर ऐसा हुआ भी ना तो मैं खुद जाकर बातचीत करके चीज को एंड करना पड़ा तो एंड करके आ जाऊंगी। और वैसे भी किसी इंसान को जिसका मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं उसे अपने ज़िंदगी में लाने के लिए, अपने पास बांधने के लिए अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करूंगी। और मैं तुझे भी ये समझा रही हूँ, तू ये सब छोड़ और अपने आगे की लाइफ पर ध्यान दे। लेकिन वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। रिया कुछ समझने को तैयारी नहीं थी। वो बोलती कि मैं तो करूंगी, तू चाहे मेरा साथ दे चाहे मत दे, मैं वहां जाऊंगी, तू मुझे मत सिखा। और इसके बाद अगले ही दिन रिया ने कुछ मेडिकल इमरजेंसी बोलकर ऑफिस से करीबन 1 हफ्ते की छुट्टी ली और वो निकल गई तारापीठ। और वहां जाकर वो ढूंढने लगी कौन उसका काम करेगा। अब ये तो आपको देखने को मिल ही जाएगा अभी। तो ये वहां पहुंचती है, वहां उसे एक लेडी मिलती है। उस लेडी को बताती है, लेडी बोलती है कि तेरा काम कर दूंगी, लेकिन 19,000 रुपये का खर्चा आएगा। उसने बोला ठीक है। तो उस लेडी ने क्या किया, उसने रवि की फोटो से एक डॉल बनाई, उस डॉल पर उसने स्त्री यंत्र बांधा, ये स्त्री वशीकरण यंत्र होता है, वो बांधा। और उसके बाद उस डॉल को जमीन में गाड़ दिया और बोला कि अब हम एक और पूजा करेंगे, जब तुम्हारा पीरियड आएगा तुमको तब आना है। अब उसका चक्कर क्या था कि जब उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल आता, यानी उसके पीरियड्स आते, तो उसके ब्लड को वो लेडी अभिमंत्रित करके रवि को देगी और फिर उसे उस ब्लड को रवि को पिलाना है। तो ये सारी बातचीत करके वो वापस आई। नेक्स्ट मंथ जब उसके पीरियड्स आने वाले थे, वापस उसने ऑफिस से छुट्टी ली और वहां पर उस लेडी के पास गई। उस लेडी ने उससे ब्लड लिया, उस ब्लड को उसने अभिमंत्रित किया और उसने कहा कि अगले महीने का साइकिल आने से पहले पहले तुमको इसे उस लड़के को पिलाना है, वरना ये काम नहीं करेगा। अब आप देख सकते हैं वो किस लेवल तक जा रही थी। आपको क्या लगता है वो अपने प्लान में सक्सेसफुल होगी या नहीं? उसने वो ब्लड लिया, वापस से पहुंची, उसने रवि को कॉल किया, लेकिन रवि ने तो उसका नंबर ब्लॉक किया हुआ था। तो इस बार उसने एक नया नंबर लिया। उस नए नंबर से उसने रवि को कॉल किया, रवि ने कॉल उठाया और जैसे उसे पता लगा कि रिया है, उसने वापस से उस नंबर को भी ब्लॉक कर दिया। फिर उसने अपने कलीग से बात की, उससे बोला कि रवि से बात करे, मुझे उससे एक बार मिलना है। बहुत रोने गिड़गिड़ाने के बाद फाइनली रवि तैयार हुआ कि वो उससे मिलने आएगा, लेकिन उसकी कंडीशन यही थी कि वो सुबह आएगा और शाम को चला जाएगा और इसके बाद वो कभी दोबारा उससे मिलने के लिए नहीं कहेगी। रिया इस चीज़ के लिए तैयार हो गई क्योंकि उसे तो बस थोड़ा सा टाइम चाहिए था अपनी इस योजना को सफल बनाने के लिए। लेकिन हुआ कुछ और ही। रवि वहां से निकला, लेकिन निकलते निकलते उसके हाथ पर या पता नहीं हाथ पर किसी वजह से चोट लग गई और चोट लगने की वजह से उसने अपना आने का प्लान कैंसिल कर दिया। तो अब रिया का प्लान फेल हो गया और वो अपनी इस योजना में असफल हो गई। रवि उससे मिलने नहीं आया और वो उसे वो ब्लड पिला ही नहीं पाई। तो फिर से गई उस लेडी के पास, उसने उसको बताया। उस लेडी ने बोला कि इस बार 21,000 रुपये लगेंगे और अगर इस बार तुम उसे नहीं पिला पाई, ये चीज़ें नहीं खिला पिला पाई, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। तो रिया उससे बोलती कि मैं क्या करूं, वो आता ही नहीं है। एक काम करो, मैं आपको 10,000 रुपये और दूंगी, आप कुछ ऐसा करो कि वो आए, जब वो आएगा तभी तो मैं उसे कुछ खिला पिला पाऊंगी। अब ये बातचीत करके वो वापस वहां से आ गई। इधर उसे पता लगा कि रवि का एक्सीडेंट हो गया है। तो अब एक्सीडेंट होने के उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया था, तो वो तो आ ही नहीं सकता था। तो रिया ने प्लान बनाया कि वो उससे मिलने जाएगी। वो वहाँ जाती है, उसे जाकर बोलती है, उसे बहुत दुख हुआ है सुनकर के उसका एक्सीडेंट हुआ है और अब जब तक वो ठीक नहीं होता वो यहीं रहेगी, उसकी केयर करेगी। अब रिया रास्ते ढूंढ रही थी कि किसी तरह वो ब्लड किसी चीज़ में मिलाकर वो उसे खिला दे या पिला दे। अब ये सभी को पता है कि ब्लड में स्मेल होती है,
तो उसने चाय में डाली तो चाय में अजीब स्मेल आ रही थी, उसने चाय नहीं पी। उसने जूस में डाला, जूस में अजीब सी स्मेल होगी, रवि ने जूस में भी वो चीज़ नहीं पी। एक्चुअली रिया के हाथ से उसकी नोज पर वो स्मेल आ गई थी, वो बहुत ही अजीब सी उसकी स्मेल थी, इसलिए वो रिया के हाथ से कुछ भी खा पी ही नहीं रहा था। थक हार कर रिया वापस वहाँ से आ गई और उसका पैसा भी वेस्ट हो गया, और सबसे बड़ी बात, उसका जो प्लान था वो फेल हो गया और वो डिप्रेशन में चले गए। आते ही रोना पीटना शुरू कर दिया उसने कि पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझसे किस बात का बदला लिया जा रहा है, वो मुझसे प्यार नहीं करता लेकिन मैं तो उससे प्यार करती हूँ। अब फिर से उसकी ये हालत देखकर वो जो उसके सीनियर थे, जिनसे पिछली बार वो पीर बाबा के पास गई थी, वो उन्हें एक और पहुँचे हुए पीर बाबा के पास लेकर गए। उन्होंने कहा कि मैंने चमत्कार होते हुए देखे हैं, यहाँ से तुम्हें अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा और इस बार मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। वो उसे लेकर गए। वो लोग पीर को इसरार बोलते थे, तो वो लोग उन इसरार से मिले। तो जो इसरार थे उनको पूरी बात बताई गई। उसकी बात सुनने के बाद उन्होंने बोला कि तुम्हारा काम हो सकता है, लेकिन तुम्हें उसे कुछ खिलाना पड़ेगा। एक कीड़े की खाल के अंदर एक मंत्र बांध के दूंगा और एक मुवक्किल को उसके साथ बांध के भेजेंगे। वो मुवक्किल उसके शरीर में जाकर रहेगा और वो उसे खींचकर यहाँ लेकर आएगा, लेकिन वो मुवक्किल उसके अंदर रहेगा, कब्जा करेगा, तभी वो उसे यहाँ ला सकता है। बताओ तुम्हें मंजूर है? अब मैं आपको यहाँ बता दूं, मुवक्किल का मतलब यहाँ पर है एक जिन। वो जो इसरार थे वो एक जिन को बांध के भेजेंगे, एक जिन को भेजेंगे उस लड़के के शरीर में। वो उसके शरीर पे कंट्रोल करेगा, उसके माइंड पे कंट्रोल करेगा और फिर वो उसे रिया के पास लेकर आएगा। अब रिया इतनी पागल थी, इतनी ऑब्सेस थी रवि को लेकर के, उसे जब दिख गया कि रवि इतनी आसानी से मेरे पास आ सकता है, तो उसने ये नहीं सोचा, ये नहीं पूछा कि उसको निकालेंगे कैसे। उसने फटाफट से हाँ बोल दिया। उसके हाँ बोलने के बाद उन्होंने कहा कि सब काम करने के लिए एक तो भैंसा लगेगा और वो जो स्किन है वो लाने का भी पैसा लगेगा। भैंसे के 35,000 रुपये और वो चमड़ी लाने के 45,000 रुपये लगेंगे। तब और अगले जुम्मे तक तुमको ये लाना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा काम होगा। रिया ने कुछ नहीं सोचा, वो गई, उसने अपनी एफडी तोड़ी, कुछ लोगों से पैसे उधार लिए और अगले जुम्मे से पहले पहले उसने वो 70,000 रुपये लाकर उसको दे दिए। और उस शुक्रवार के बाद 2 दिन के बाद आगे होकर रवि का कॉल आया रिया के पास। उसने उसे सारे सोशल मीडिया पे से ब्लॉक हटा दिया, उसके फ़ोन नंबर को अनब्लॉक कर दिया। उसने खुद उससे फ़ोन करके माफ़ी मांगी, प्यार भरी बातें की, वीडियो कॉल शुरू हुए और इस तरह से रिया और रवि का ये जो रिश्ता था ये वापस से रीस्टार्ट हुआ। अब रिया बहुत खुश थी। उसने राधिका को फ़ोन किया और उसको बताया कि कैसे उसने जीत हासिल की, उसके लिए बहुत बड़ी विक्ट्री थी। राधिका ने उसे कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे पता था वो कुछ भी कहेगी तो भी वो मानेगी नहीं। इसके बाद रिया अपने वही जो सीनियर थे जिसने उसकी हेल्प की थी उसके साथ वो रवि के यहाँ गई। उन लोगों ने पान के अंदर स्किन को मिलाकर रवि को खिला दिया। अब ये जो उन्होंने प्रोसेस किया, इसके बाद ये लोग आ गए और अब अगले 45 दिन बहुत ज़्यादा अहम थे। अब अगले 1 वीक में सब कुछ ठीक हो गया। रवि ने खुद रिया से कहा कि मुझे पता है कि हमारी शादी बिल्कुल चुपचाप हुई थी, लेकिन वो थी तो शादी ही। मैं अपने घर वालों से बात करूंगा रिया, मैं अब ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। रिया तो 7वें आसमान पर थी, लेकिन उसे याद आया कि उसने रवि को नुकसान पहुंचाने के लिए, उसे अपने वश में करने के लिए वहाँ तारापीठ में उस औरत से कुछ करवाया था। वो वापस से वहाँ जाती है, उस लेडी से जाकर बोलती है कि जो तुमसे नहीं हुआ वो मैंने किसी और से करवा लिया है। अब तुमने वो जो डॉल बनाई थी उसको नष्ट कर दो, अब मुझे उसको कोई दुख नहीं देना है। साधिका ने उसे देखकर थोड़ी देर चुप्पी साध ली और फिर बोली, जिस राह पे तुम निकल गई हो ना लड़की, वो बहुत खतरनाक है और अब तुम मुड़ नहीं सकती हो। एक बात बताओ, जिस इंसान से तुमने ये काम करवाया है उसे जरूर पूछ लेना कि उस लड़के के अंदर जो चीज उसने डाली है अगर वो कभी बाहर नहीं निकाल पाया तो। रिया ने उसकी बात को सुनकर अनसुना कर दिया क्योंकि वो बहुत खुश थी, वो जो चाहती थी वो सब हो रहा था। इन 45 दिनों के अंदर रवि करीबन 3 बार रिया से मिलने आया। वो अच्छे से रहते, घूमते फिरते, सब बढ़िया चल रहा था। रवि ने यह भी कहा कि वो अब रिया से शादी करना चाहता है ठीक तरीके से। रिया ने अपने घर पे बात की, घर पे बात करके उसने बताया, तो जब रिया के फादर को पता लगा इनके बीच में इतना एज डिफरेंस है तो एक बार तो उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया। उधर रवि के घर पे जब रवि ने बात की तो उनके घर वाले, मतलब जो भी उसके दादा तो शादी के सख्त खिलाफ थे, मतलब लव मैरिज के। तो इस तरह से ये हुआ कि दोनों ही तरफ जब शादी के लिए मना हो गया, लेकिन यहाँ अब रवि रिया का हाथ छोड़ने को तैयार नहीं था और 1 मंथ के अंदर अंदर ही ये दोनों लिव इन में रहने लगे। इनको था कि ठीक है, शादी तो हमारी हो ही रखी है, घर वाले नहीं मान रहे तो मत मानने दो, हम तो अब साथ ही रहेंगे। लेकिन
अब यहाँ पर एक चीज डिफरेंट हो गई थी। वो रवि जो पहले थोड़ा इंट्रोवर्ट था, सॉफ्ट नेचर का था, अब वो बहुत ज्यादा गुस्सैल हो गया था। उसका नेचर धीरे धीरे अग्रेसिव होता जा रहा था। रवि पहले चिकन, दारू, फिश ये सब नहीं खाता पीता था, लेकिन अब वो चिकन भी खाता था, दारू भी पीता था, सुट्टा भी मारता था। हर दिन उसको ये चीजें चाहिए होती थी, और एक सबसे बड़ी चीज जो उसे हर दिन चाहिए होती थी वो था सेक्सुअल इंटरकोर्स। रिया मना करती तो जबरदस्ती किया करता था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था रिया थकी हुई है, उसका मन है नहीं है, उसे तो बस अपनी शारीरिक जरूरत पूरी करनी होती थी। धीरे धीरे रिया बहुत चिड़चिड़ाने लगी। इस बात से परेशान होकर वापस से वो इसरार के पास गई, उसी अपने कलीग के साथ। वहां जाकर उन्होंने सारी बात बताई तो इसरार ने कहा कि मैं देखता हूं। उसने आंखें बंद की और उसके बाद बोला कि मुवक्किल उसके शरीर पर हावी हो चुका है। उसे एक शरीर मिल गया है, उसे प्यार मिल रहा है, उसे खाना मिल रहा है, और अब वो वहीं रुक कर बैठ गया है। रिया से बोलते कि आप उसे लेकर आए हो, आप ही उसे बाहर भेजो, मुझे बस मेरा रवि चाहिए। तो इसरार बोला कि उस मुवक्किल की वजह से ही वो आपके पास आया है। अगर वो मुवक्किल वहां से चला गया तो वो भी आपके पास से चला जाएगा। तो रिया उनसे बोलती है तो क्या इसका कोई और रास्ता नहीं है कि रवि मेरे पास रह जाए और वो जिन वहां से चला जाए? इसरार बोला मुझे नहीं मालूम कि वो जिन कैसे जाएगा। उसको मैंने उस स्किन में, उस चमड़ी में बांध के उसके साथ भेजा था, और वो उसके खून के अंदर घुल चुकी है और वो अभी उसके शरीर के अंदर ही है। उसकी बात सुनकर रिया उससे लड़ने लगी कि यह आपने पहले क्यों नहीं बताया? इसरार बोला कि उस दिन आपने बात पूरी सुनी नहीं, आप आधे में ही राजी हो गई, और वैसे भी वो अपनी मर्जी से नहीं आया है, वो जिन ही उसे यहाँ पर लेकर आया है। अगर वो जिन चला गया तो वो भी चला जाएगा, आप उसे रोक नहीं सकती हैं। लेकिन रिया को तो सिर्फ रवि चाहिए था किसी भी कीमत पर, लेकिन वो सिर्फ शक्ल से रवि था, उसके अंदर कोई और था। अब रिया ने ठाना कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इस जिन को रवि के शरीर से बाहर निकालेगी। लेकिन चीजें जितनी आसान दिखती है उतनी आसान होती नहीं है, और अभी भी वो ये रास्ता ढूंढ रही कि कैसे वो उस जिन को रवि के शरीर से बाहर निकालेगी। उस दिन के बाद से वो जाने कितने बाबाओं, कितने मौलवियों, कितने इसरारों से मिल चुकी है, लेकिन हर कोई यही कहता है कि उन्हें नहीं पता कि वो उसको उसके शरीर से कैसे बाहर निकालेंगे। और इधर रवि दिन भर घर में पड़ा पड़ा सोता रहता है, उसकी जॉब जा चुकी है, उसने अपने घर वालों से नाता तोड़ दिया है। दिन भर सोता है, उठता है, रात को दारू पीता है, संबंध बनाता है, और रिया की जिंदगी को उसने नर्क बना रखा है। उस इसरार ने एक पानी दिया था रवि को पिलाने के लिए, और उसके बाद सब कुछ उल्टा हो गया और सब कुछ चल रहा है, और वो अभी भी इन चीज़ों से जूझ रही है। अभी रिसेंट उसको पता लगा है कि अजमेर दरगाह शरीफ में कोई एक बाबा हैं जो इस चीज़ से उसको निजात दिला सकते हैं, इस चीज़ को छुड़ा सकते हैं, उसके शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन उसके बाहर जाते ही रवि भी उससे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। लेकिन अब जो उसने यातना झेली है वो उसके लिए तैयार है, और अभी कुछ दिनों पहले ही वो वहाँ पर गई है। अब क्या हुआ होगा क्या नहीं वो तो हमें अपडेट मिलेगा बाद में, वो मैं आपको भी कभी ना कभी बताऊंगा जब मेरे पास मैसेज आएगा। लेकिन रिया ने जो किया उसकी सज़ा उसे हाथों हाथ ही साथ में मिल गई। इसी के इतना ही नहीं, उसने अपने साथ साथ रवि की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। उसकी जॉब जा चुकी है, ऑल्दो ठीक है उसकी फैमिली फाइनेंशियली स्टेबल है, बट अभी फैमिली से भी उसने नाता तोड़ा हुआ है। और किस हद तक गिरकर इस लड़की ने उस लड़के को अपने पास बुलाया है। उसने वो सौदे कर लिए जिस बारे में कुछ जानती ही नहीं थी। उसने परिणाम की तरफ देखा ही नहीं और सीधे अपने स्टेप्स ले लिए। तो देखा आपने किस तरह से ऑब्सेशन में आकर रिया ने ये सब किया और किसी की बात नहीं सुनी, और आज उसकी सज़ा वो खुद भुगत रही है। इसीलिए कहते हैं कि ये जो प्यार होता है ना, ये बहुत अलग चीज़ होती है। जिससे आप प्यार करते हो उसे पाने के लिए आप ये सब हथकंडे नहीं अपनाते हो, और ये तो प्यार था भी नहीं, एक वन साइडेड लव था, ऑब्सेशन था। और ये उसने अपने शायद ईगो पे ले लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इसको पाना ही पाना है, और इस चक्कर में उसने अपना करियर बर्बाद किया, रवि का करियर बर्बाद किया, और अभी आगे पता नहीं क्या क्या होने वाला है। ये थी हमारी आज की कहानी। आई होप आप लोगों को इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और सतर्क सावधान रहने को भी आपको मिला होगा कि अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा है जो आपसे वन साइडेड प्यार करता है तो उससे आप थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि आप पहले भी बहुत सारे ऐसे केसेस सुन चुके हैं जिसमें हार्म होता है। और एक केस आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया जिसमें एक्सट्रीम लेवल पर जाकर रिया ने कोशिश की अपने प्यार को पाने की।